नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने वायरस की स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमने वायरस के अमाप और उसके आकार के बारे में, इसके अलावा उसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि वायरस की जो स्ट्रक्चर है वो दो भागों में विभाजित होती हैं। आउटर भाग को कैप्सिड कहते हैं और इनर जो केंद्रीय इंदर वाला भाग है जो क्या कहलाता है, केंद्रीय क्रोड कहलाता है। केंद्रीय क्रोड के अंदर क्या उपस्थित होता है, जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होता है, यानी कि डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है। और डीएनए और आरएनए है वो आउटर एक आवरण से कवर्ड रहते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैप्सिड, जो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम विषाणुओं का वर्गीकरण और उनके नाम पत्ती के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि द क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम विषाणु के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे या उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि जो वायरस होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म अमाप के अविकल्पित परजीविता मिश्रित लक्षणों तथा जीवाश्म परमाणुओं के अभाव के कारण विषाणुओं का वर्गीकरण एक कठिन समस्या है। अतः प्रारंभ में विषाणु का वर्गीकरण परपोषी परिसर, रोगिक, महामारिक व व्याकृत लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में किया गया। क्योंकि जो वायरस जनरली क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, और यानी कि जो पुराने टाइम में क्या थी, जो माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था और नई टेक्निक्स का विकास नहीं होने के कारण वायरस का ज़्यादा वेल डेवलप्ड क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया। तो वायरस को किस आधार पर डिवाइड किया गया, होस्ट रेंज के आधार पर, क्लिनिकल यानी कि रोगिक के आधार पर, फिर है जो एपिडेमाइलोजिकल के आधार पर और पैथोलॉजिकल लक्षणों के आधार पर इनको डिवाइड किया गया। जैसे प्लांट वायरस या पादप विषाणु, ये विषाणु केवल किसको इन्फेक्टेड करते हैं, प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं। और इनके अंतर्गत किस किस को यानी कि जो प्लांट वायरस हैं इनको अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया, उप वर्गों में डिवाइड किया गया। जैसे बैक्टीरियल वायरस, एल्गल वायरस, फंगल वायरस, यानी कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस, एल्गी को इन्फेक्ट करने वाले वायरस और फंगल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस। सेकेंड जो वायरस का टाइप वर्ग है वो है अकशेरुकी बीजाणु या इनवर्टिब्रेट्स वायरस। इस प्रकार के वायरस हैं जो किसको इन्फेक्टेड करते हैं, इनवर्टिब्रेट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है कशेरुकी विषाणु या वर्टिब्रेट वायरसेज। तो इस प्रकार के विषाणु है जो किसको इन्फेक्टेड करते हैं, वर्टिब्रेट्स एनिमल्स को या कशेरुकी जंतुओं को ये इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो चौथा वायरस का प्रकार है वो द्वैत परपोषी विषाणु या डुअल होस्ट वायरस। तो इस प्रकार के वायरस हैं जो अपना जो जीवन चक्र है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दो अलग अलग परपोषियों पर हैं जो डिपेंड रहते हैं। होम्स नामक साइंटिस्ट ने 1948 में विषाणुओं को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया। होम्स ने विषाणुओं को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया, 3 वर्गों में, फाजिनी, फाइटोफाजिनी एंड जूफाजिनी। फाजिनी का मतलब होता है कि इस वर्ग के अंदर जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियल वायरस को रखा गया है। फाइटोफाजिनी, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, फाजिनी का मतलब होता है वायरस। तो इस वर्ग के अंदर किसको रखा गया है, पादपभोजी विषाणु या प्लांट वायरस को रखा गया है। तीसरा है जो जूफाजिनी, जूफाजिनी के अंदर जंतुभोजी विषाणुओं को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में जो वायरस की जो क्लासिफिकेशन पत्ती दी गई थी वो किस बेस पर दी गई थी। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में क्या जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज होने के बाद में, इसके अलावा जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स होती हैं उनकी डिस्कवरी के बाद में जो वायरस का मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल जो कैरेक्टर है उनको डिफाइन किया गया और उस बेस पर यानी कि वायरस को किन किन गुणों के आधार पर डिवाइड किया गया है, किस बेस पर, आधुनिक पत्ती के आधार पर। तो देखो, एक तो है न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार के बारे में, यानी कि वायरस के अंदर किस टाइप का न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए या आरएनए, उस आधार पर डिवाइड किया गया। फिर विषाणु का अनुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरस, वायरस के मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर भी डिवाइड किया गया। तीसरा जो कैरेक्टर है वो है वायरस का शेप एंड साइज, यानी कि वायरस की आकृति और आकार कैसा है। फिर वायरस की सिमेट्री के आधार पर भी वायरस को डिवाइड किया गया या वर्गीकृत किया गया है। फिर जो कैप्सिड होती है या पेटिका होती है उसके अंदर प्रोटीन की जो उप इकाई है जिनको अपन कैप्सोमियर बोलते हैं, उनकी संख्या के आधार पर भी है जो वायरस को क्लासिफाइड किया। इसके अलावा जो छठा कैरेक्टर है या छठा गुण है वो क्या है, न्यूक्लिक अम्ल कुंडलिनी का व्यास, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड डायमीटर ऑफ न्यूक्लिक एसिड कॉइल, जो न्यूक्लिक एसिड कॉइल होती हैं उसका डायमीटर कितना होता है, उस बेस पर भी है जो वायरस को क्लासिफाइड किया गया। फिर जो आउटर एनवेलोप होता है उसकी प्रेजेंस के आधार पर भी है जो वायरस को डिवाइड किया गया है। फिर जो आंतरकोशिक प्रवर्धन की स्थिति के आधार पर भी वायरस को डिवाइड किया गया है। विषाणु की ताप निष्क्रियता, विषाणु की संचरण विधि तथा विषाणु द्वारा परपोषी में उत्पन्न लक्षणों के आधार पर भी वायरस को वर्गीकृत किया गया है।
लॉफ हॉर्नी तथा टर्नियर ने, तीन साइंटिस्ट थे, कौन कौन थे? लॉफ, हॉर्नी तथा टर्नियर ने 1962 में टर्नियर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण को विषाणुओं की नामपत्ति की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने 1965 में जो मान्यता प्रदान की थी। यानी कि जो विषाणु के नोमेनक्लेचर की अंतर्राष्ट्रीय जो समिति थी, उन्होंने क्या किया, लॉफ, हॉर्नी और टर्नियर के द्वारा जो वायरस का क्लासिफिकेशन दिया गया था उसको स्वीकार कर लिया गया था। और ये जो लॉफ, हॉर्नी और टर्नियर की जो क्लासिफिकेशन पद्धति थी वो न्यूक्लिक अम्लों के प्रकार, उसके आकार के लक्षणों के आधार पर आधारित थी। यानी कि इन्होंने जो वायरस को किस आधार पर डिवाइड किया गया, एक तो उनके अंदर न्यूक्लिक अम्लों के प्रकार के आधार पर, और दूसरा उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर है जो इन्होंने वायरस को डिवाइड किया गया है। लॉफ, हर्नी और टर्नियर ने वायरस को फाइलम वायरा के अंदर रखा गया। किसके अंदर रखा गया? फाइलम वायरा के अंदर। अब फाइलम वायरा को दो सब फाइलम में डिवाइड, दो सब फाइलम या दो सब उपसंघ के अंदर डिवाइड किया गया, डीऑक्सीवायरा और राइबोवायरा। डीऑक्सीवायरा के अंदर है जो न्यूक्लिक एसिड है जो क्या प्रेजेंट होता था, डीएनए, जबकि राइबोवायरा के अंदर क्या प्रेजेंट था, आरएनए प्रेजेंट था। फिर जो सब फाइलम थी, उस सब फाइलम डीऑक्सीवायरा को तीन क्लासेज में डिवाइड किया गया है, डीऑक्सी हेलिका, डीऑक्सी क्यूबिका और डीऑक्सी बाइनेला। इसके आधार पर है जो यानी कि हॉर्नी, लॉफ और टर्नियर ने जो सब फाइलम डीऑक्सीवायरा को तीन क्लासेज में डिवाइड किया गया। और इन तीनों क्लासेज के नाम क्या है? क्लास 1 है डीऑक्सी हेलिका, डीऑक्सी क्लास 2 है जो डीऑक्सी क्यूबिका, और क्लास 3 है जो डीऑक्सी बाइनेला है। अब जो क्लास 1 डीऑक्सी हेलिका है, इसके अंदर डीएनए क्या करता है, हेलिकल वायरस को यानी कि डीएनए कंटेनिंग हेलिकल वायरस प्रेजेंट रहता है। यानी कि जो वायरस होता है वो कैसा होता है, हेलिकल टाइप होता है, और उसके साथ में जो डीएनए प्रेजेंट रहता है। और इसको एक ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया जिसका नाम है कीटोवायरलीज। इसके अंदर है जो वायरस विथ इन्वेलप, यानी कि वायरस के चारों तरफ है जो आवरण प्रेजेंट रहता है। दूसरी जो क्लास है जिसका नाम है डीऑक्सी क्यूबिका, इसके अंदर जो डीएनए होता है वो क्या करता है, डीएनए कंटेनिंग क्यूबिक वायरस। डीएनए कैसे वायरस को कंटेनिंग करता है, यानी कि क्यूबिक, यानी कि वायरस का शेप कैसा हो गया, क्यूबॉइडल हो गया। और इसको दो ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया। तो जो क्लास डीऑक्सी क्यूबिका है उसको दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया, ऑर्डर हैप्लोवायरलीज और ऑर्डर पेप्लोवायरलीज। हैप्लोवायरलीज जो ऑर्डर के जो वायरस होते हैं उनके अंदर इन्वेलप हैं जो एब्सेंट होती है, यानी कि वायरस हैं जो विदाउट इन्वेलप होते हैं। जबकि पेप्लोवायरलीज के जो वायरस होते हैं उनके अंदर हैं जो इन्वेलप प्रेजेंट होती है, यानी कि वायरसेज विद इन्वेलप। अब जो तीसरी क्लास है जिसका नाम है डीऑक्सीबिनेला, इसके अंदर जो डीएनए क्या करता है, डीएनए कंटेनिंग बाइनल वायरस। डीएनए कैसे वायरस को कंटेनिंग करता है, बाइनल वायरस को। इसके अंदर एक ही ऑर्डर है जिसका नाम है यूरोवायरलीज। इसके अंदर भी वायरस है जो विदाउट एनवेलोप, यानी कि वायरस के चारों तरफ है जो एनवेलोप या आवरण नहीं पाया जाता है। जो सेकंड जो सब फाइलम था राइबोवायरा, उसको दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, राइबोहेलिका एंड राइबोक्यूबिका। राइबोहेलिका के अंदर आरएनए कंटेनिंग हेलिकल वायरस। आरएनए किसको कंटेनिंग करता है, हेलिकल वायरस को कंटेनिंग करता है। जबकि राइबोक्यूबिका के अंदर आरएनए कंटेनिंग क्यूबिकल वायरसेज। फिर राइबोहेलिका को दो ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया है, रेब्डोवायरलीज एंड सेगोवायरलीज। रेब्डोवायरलीज के अंदर है जो वायरस रोड लाइक होते हैं और विदाउट इन्वेलप, यानी कि इनके चारों तरफ है जो आवरण नहीं पाया जाता है। इन्हें दो सब ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया है, रिजिडोवायरलीज एंड फ्लेक्सीवायरलीज। रिजिडोवायरलीज के जो सदस्य होते हैं वो रिजिड फॉर्म के होते हैं, यानी कि दृढ़ फॉर्म में होते हैं। जबकि फ्लेक्सीवायरलीज के जो मेंबर होते हैं वो फ्लेक्सिबल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब जो सेकंड ऑर्डर होता है जिसका नाम है सेगोवायरलीज, इसके अंदर वायरस है जो विद इन्वेलप, यानी कि वायरस के चारों तरफ है जो इन्वेलप प्रेजेंट रहती हैं। जो सेकंड क्लास है जिसका नाम है राइबोक्यूबिका, इसके अंदर आरएनए है जो क्यूबिकल आरएनए कंटेनिंग क्यूबिकल वायरसेज। इसको दो ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया, ऑर्डर जिम्नोवायरलीज एंड ऑर्डर टोगोवायरलीज। ऑर्डर जिम्नोवायरलीज के जो वायरस होते हैं वो विदाउट इन्वेलप होते हैं, यानी कि इनके चारों तरफ है जो आवरण नहीं पाया जाता है। जबकि ऑर्डर टोगोवायरलीज के जो मेंबर होते हैं वो इन्वेलप युक्त होते हैं या वायरस के चारों तरफ है जो आवरण प्रेजेंट रहता है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं नामपत्ति या नोमेनक्लेचर, यानी कि वायरस का नामकरण करने के लिए क्या कौन सी पत्ती दी गई है। तो विषाणुओं के नामकरण के लिए द्विनामपत्ति अधिक उपयुक्त न होने के कारण विषाणुओं की नामपत्ति की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने 1968 में नई एक प्रणाली प्रस्तुत की गई। जनरली जो प्लांट या एनिमल्स के लिए जो नोमेनक्लेचर की प्रोसेस होती है वो द्विनामपत्ति के द्वारा द्विपदनाम या डाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग है जो नामकरण किया जाता है। लेकिन वायरसों के लिए ये पत्तियाँ जो उपयुक्त नहीं थी, तो 1968 में एक इंटरनेशनल लेवल पर समिति बनी और उन्होंने वायरसों के नामकरण के लिए एक नाम पत्ती का निर्धारण किया। इस प्रणाली के अनुसार
प्रत्येक विषाणु के नाम के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, जिनमें से प्रथम भाग तो क्या दर्शाता है? विषाणु का प्रचलित नाम यानी कि कॉमन नाम को दर्शाता है, जबकि दूसरा जो भाग होता है वो विषाणु के विषय में सांकेतिक सूचना निहित होती हैं, यानी कि उसके अंदर यानी कि वो कोडेड इन्फॉर्मेशन को शो करता है। तो फर्स्ट है जो उसकी लोकल या कॉमन नेम को शो करता है, सेकंड है जो उसके अंदर पाई जाने वाली सांकेतिक सूचना उसको दर्शाता है। दूसरे भाग को बीज लेख या क्रिप्टोग्राम कहते हैं। तो जो वायरस का जो दूसरा भाग होता है, नोमेनक्लेचर का दूसरा भाग होता है जिसके अंदर कोडेड इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो क्या कहलाता है? क्रिप्टोग्राम कहलाता है। विषाणु का प्रचलित नाम कभी नहीं बदला जा सकता है, परंतु बीजलेख विषाणु के संबंध में अनुसंधानों के फलस्वरूप नई सूचना के आधार पर इसको बदला जा सकता है। यानी कि जो कॉमन नेम है वो कभी भी नहीं बदलता, लेकिन क्रिप्टोग्राम है जो वायरस का बदल सकता है। अब जो बीजलेख या जो क्रिप्टोग्राम होते हैं उनमें जो सांकेतिक सूचना के निम्नलिखित 4 युग्म होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो कोडिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो 4 युग्मों के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। फर्स्ट पैर या पहला युग्म क्या दर्शाता है कि पहला युग्म है जो न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार या न्यूक्लिक अम्ल में रज्जुकों की संख्या को दर्शाता है। फर्स्ट पैर किसको दर्शाता है? एक तो दर्शाएगा न्यूक्लिक अम्ल के टाइप, यानी कि डीएनए ये है या आरएनए है। फिर ऑब्लिक करके न्यूक्लिक अम्ल में रज्जुकों की संख्या, यानी कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है। अब जो सेकंड पेयर वो क्या दर्शाता है? न्यूक्लिक अम्ल का आणविक भार, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फिर इसके ऑब्लिक में क्या दे रखा है? विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, तो दूसरा पेयर जो सेकंड पेयर है उसमें एक पेयर तो क्या, यानी कि एक भाग तो क्या दर्शाता है? न्यूक्लिक अम्ल का मॉलिक्यूलर वेट दर्शाता है, और दूसरा जो भाग होता है वो क्या दर्शाता है कि विषाणु के अंदर न्यूक्लिक अम्ल की कितनी प्रतिशत मात्रा प्रेजेंट है। फिर जो तीसरा युग्म होता है वो क्या दर्शाता है? उसमें एक भाग है जो विषाणु का आकार दर्शाता है, और दूसरा भाग है जो क्या दर्शाता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का आकार शो करता है। चौथा युग्म है वो क्या दर्शाता है कि एक भाग इसके अंदर है जो परपोषी की किस्म को दर्शाता है, और दूसरा भाग है जो संचरण में प्रयुक्त वाहक को शो करता है। अब अपन वायरस के नोमेनक्लेचर को समझने के लिए टीएमवी वायरस के नामकरण को अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे तंबाकू मोजेक वायरस का जो पूरा नाम होता है TMV R/1 रेशियो 2/5 रेशियो E/E एंड रेशियो S/A। तो अब इसमें जो फर्स्ट युग्म होता है वो न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि R है जो किसको शो करता है? RNA को, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या प्रेजेंट रहता है? RNA। फिर ऑब्लिक करके 1 है, इसका मतलब ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, यानी कि इसके अंदर रज्जुक की संख्या कितनी है? 1 होती है। फिर जो दूसरा पैर वो क्या दर्शा रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? तो 2 लाख। ठीक है, और फिर न्यूक्लिक अम्ल में जो यानी कि प्रतिशत की मात्रा कितनी है? तो इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिशत की मात्रा कितनी है? 5%, तो 2/5 लिखा गया है। फिर जो तीसरा युग्म क्या दर्शा रहा है कि विषाणु का आकार कैसा है? तो E4 इलोंगेटेड, और न्यूक्लियो प्रोटीन का आकार भी कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है। फिर चौथा युग्म क्या दर्शाता है कि जो परपोषी बीज युक्त, यानी कि स्पर्मेटोफाइट है या फिर गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो परपोषी कैसे होते हैं? बीज युक्त पौधे होते हैं, इसलिए उनके लिए क्या यूज लिया गया? स्पर्मेटोफाइट। और विषाणु का संचरण संदूषित वायु यानी कि एयर के द्वारा होता है, इसलिए इसके अगेन है जो ऑब्लिक करके ए लिखा गया। इसी प्रकार अपन एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस का अगर पूरा नाम लिखें तो R/1 रेशियो 2/10 रेशियो S/E रेशियो Y/A, यानी कि इसके अंदर फर्स्ट पेयर तो क्या दर्शा रहा है कि R4 RNA, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या है? RNA, और कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। दूसरा युग्म जो क्या दर्शा रहा है कि भाई न्यूक्लिक अम्ल का अणुभार कितना हो सकता है? 2 से या 3 लाख में हो सकता है, और न्यूक्लिक अम्ल की मात्रा कितनी हो सकती है? 10% हो सकती है। तीसरा युग्म क्या दर्शा रहा है कि विषाणु कैसा है? स्फेरिकल, यानी कि गोलाकार है, और न्यूक्लियो प्रोटीन कैसा होता है? दीर्घित, यानी कि इलोंगेटेड होता है। फिर चौथा युग्म क्या शो कर रहा है कि परपोषी कशेरुकी जंतु, यानी कि जो परपोषी है वो क्या है? कशेरुकी या वर्टिब्रेट्स एनिमल है, और वायरस का संचरण किसके द्वारा होता है? एयर के द्वारा होता है, तो इसलिए ए लिखा गया है। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे TMV यानी कि तंबाकू मोजेक वायरस की संरचना के बारे में।